गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग बच्चों? कल हमने जो है चैप्टर 4 सामने सपनों की याद के क्वेश्चन आंसर पढ़े थे और लेखक का परिचय पढ़ा था। तो आज हम इसके जो आगे के क्वेश्चन हैं उनको पढ़ेंगे आज। और अगला क्वेश्चन हमारा है आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट करने यानी इसकी आपको जो है लाइनें दे रखी, कोटेशन दे रखी है, उसकी संदर्भ, प्रसंग और उसकी आशय स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आशय स्पष्ट कीजिए क्वेश्चन। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रारूप बन गए थे। बच्चों सबसे पहले हमें इसमें संदर्भ देना होगा, फिर प्रसंग, फिर आशय स्पष्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम संदर्भ पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड के सामले सपनों की याद से ली गई है। इसके लेखक कौन है बच्चों? जाबिर हुसैन। प्रसंग क्या बनेगा इसका? प्रस्तुत पंक्ति में लेखक सालिम अली की तुलना लॉरेंस से करते हुए कहता है कि आशय देखिए, जिस प्रकार लॉरेंस प्रकृति प्रेमी थे उसी भांति सालिम अली साहब को भी प्रकृति से प्रेम था। नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप होने के से अभिप्राय है प्रकृतिमय हो जाना। हम यह भी कह सकते हैं कि प्रकृति की तरह ही सरल और सहज हो जाना। जिस प्रकार लॉरेंस का जीवन प्रकृति को समर्पित था, उसी प्रकार सालिम अली साहब का भी। इस प्रकार लेखक ने सालिम अली साहब को लॉरेंस की तरह ही नैसर्गिक जीवन का प्रतिरूप कहा है। बच्चों यहाँ पर जो है लेखक ने जो है सालिम अली की तुलना जो है लॉरेंस से करते हुए कहा है कि जिस प्रकार लॉरेंस जो है प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति से प्रेम करते थे, उसी तरह यानी उसी की तरह सालिम अली साहब भी को भी प्रकृति से अत्यंत प्रेम था, लगाव था। नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप होने से अभिप्राय है, यानी जो प्राकृतिक जिंदगी के प्रतिरूप होने से अभिप्राय है प्रकृति में हो जाना, यानी प्रकृति में रम जाना, प्रकृति में खो जाना, तो उसे हम कहते हैं रम जाना। अब हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकृति की तरह ही सरल और सहज हो जाना। कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चों जब जैसे प्रकार प्रकृति जो है हमारी सरल और सहज है, उसी प्रकार सालिम अली जी का जो साहब का भी जो है प्राकृतिक नेचर था और उसी की भांति वो सरल और सहज जो है व्यक्तित्व रखते थे, यानी उसी प्रकार वो सहज सरल व्यक्ति थे। जिस प्रकार लॉरेंस का जीवन प्रकृति को समर्पित था, उसी प्रकार सालिम अली साहब का भी। जिस प्रकार लॉरेंस का जीवन प्रकृति को समर्पित था, मतलब जो प्रकृति को ही वो सब कुछ मानते थे, उसी प्रकार जो है सालिम अली को भी प्रकृति से प्रेम था और वह उसी के लिए पूर्ण जिंदगी उनकी जो है उसी के लिए समर्पित थी। इस प्रकार लेखक ने सालिम अली साहब को लॉरेंस की तरह ही नैसर्गिक जीवन का प्रतिरूप कहा है। इसीलिए जो है लेखक ने यहाँ पे सालिम अली साहब को लॉरेंस की तरह ही प्राकृतिक जीवन का या नैसर्गिक जीवन का प्रतिरूप कहा है। अगला कोटेशन देखिए बच्चों, अगली व्याख्या। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। तो यहाँ पर बच्चों ये है कि जो आपका संदर्भ है वो पहले की तरह भांति रहेगा, यानी संदर्भ में तो आपको बच्चों जो है पाठ्य पुस्तक के बारे में और गद्य जो है चैप्टर के बारे में क्या है, कौन सा चैप्टर है, और लेखक के बारे में जो है आपको बताना होता है। तो इसका जो संदर्भ पहले की भांति चलेगा, बार बार संदर्भ हमें देने की जरूरत नहीं है, उसमें हमें संदर्भ में पूर्ववत लिख देना है। तो प्रसंग हमारा हर कोटेशन में चेंज हो जाएगा, हर व्याख्या में चेंज हो जाएगा। तो इसका प्रसंग क्या बनेगा बच्चों? प्रस्तुत पंक्ति में प्रकृति में हुए सालिम अली साहब की मृत्यु पर दुखी होते हुए लेखक कहता है। यहाँ पर जो है प्रकृति में रम जाने वाले सलीम साहब की जब मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु पर दुखी होते हुए लेखक ने क्या कहा है, इसका ये स्पष्ट किया गया है। आशय देखिए, सालिम अली साहब के चले जाने के बाद संसार में उन जैसा कोई पक्षी प्रेमी शायद अब नहीं बचा है और उनके द्वारा वापस न आने का कटु सत्य भी लेखक को दुखी कर रहा है। लेखक उन्हें वापस बुलाना चाहता है। यदि कोई अपने दिल की धड़कन उनके दिल में भर दे और उसमें उसके शरीर में डाल दे, यानी तो भी वह पक्षी प्रेमी फिर से जीवित नहीं हो सकेगा।
उनके जैसा अद्वितीय पक्षी प्रेमी शायद ही संसार में लेखक को असंभव सा लगता है। यहाँ लेखक का कहने का तात्पर्य है कि सालिम अली की मृत्यु के बाद जो है उनको ऐसा महसूस हुआ कि जो संसार में ऐसा कोई जो व्यक्ति ही होगा जो इतना पक्षियों से प्रेम करता हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा है जो सालिम अली जैसा हो। यानी शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो इतना पक्षियों से प्रेम करता हो। और उनके पास उनके वापस आने का कटु सत्य भी लेखक को दुखी कर रहा है। यानी उनकी मृत्यु हो गई है तो अब वो वापस भी नहीं आ सकते हैं। तो ये बात भी जो लेखक को बहुत दुखी कर रही है, क्योंकि ये तो सत्य है कि मृत्यु के बाद कोई वापस नहीं आता है। लेखक उन्हें वापस बुलाना चाहता है यदि कोई अपने दिल की धड़कन उनमें दिल में भर दे और उसके शरीर की हलचल उसके शरीर में डाल दे। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि यदि कोई व्यक्ति अपने दिल की धड़कन भी उनके शरीर में डाल दे, यानी सालिम अली के जो और उनके अपने शरीर की हलचल भी उनके शरीर में डाल दे, तो भी वो पक्षी प्रेमी फिर से जीवित नहीं हो सकेगा। मतलब फिर से वो जीवित नहीं हो सकेंगे। पहले की बात ही वो जो है जीवित नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर आगे देखिए क्या कहते हैं कि उनके जैसा अद्वितीय पक्षी प्रेमी शायद इस संसार में लेखक को असंभव सा लगता है। लेखक का यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि जो है ऐसा अद्वितीय, यानी उनके समान कोई दूसरा, अद्वितीय मीन्स उनके समान कोई दूसरा जो है पक्षी प्रेमी शायद ही इस संसार में मिलेगा, ऐसा लेखक को असंभव सा लगता है। अगला देखिए, सालिम अली प्रकृति की टापू बनने के बजाय अथाह सागर उभरे थे। तो बच्चों संदर्भ मैं आपको बता चुकी हूँ, पूर्ववत ही रहेगा पहले जैसे ही, पहले की भांति। और प्रसंग आपका हर बार चेंज हो जाएगा क्योंकि पंक्तियों के अनुसार प्रसंग हमारा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, प्रस्तुत पंक्ति में सालिम अली साहब का यायावरी और उनके असीमित प्रकृति के स्नेह को बताते हुए लेखक कहता है। यहाँ पर जो है सालिम अली साहब की यायावरी यानी जो उनकी घूमने की आदत थी और जो उनके असीमित यानी बिना असीमित यानी जिसकी कोई सीमा नहीं हो ऐसे प्रकृति के प्रति जो उनका स्नेह है उसको बताते हुए लेखक क्या कहते हैं कि उन्होंने किसकी तुलना, उन्होंने जो है उनके व्यक्तित्व की तुलना किससे की है, अथाह सागर जिसका यानी जिसका जो है कोई सीमित संसार नहीं था, असीमित था। अथाह सागर की भांति जो उनका जीवन उनका व्यक्तित्व था। तो आशय देखिए, टापू भूमि का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसके चारों तरफ पानी होता है और जिसमें दूर दूर तक पानी हो। सालिम अली जो है का जीवन जो है किसी टापू की तरह सीमित नहीं था, वरन पक्षियों की खोज करते करते वे दूर तक निकल जाते थे। उन्होंने किसी सीमित क्षेत्र में या स्थान विशेष में रहकर पक्षियों पे कार्य नहीं किया, बल्कि वे पूरे संसार में विचरण करते थे। यही कारण था कि लेखक ने उन्हें प्रकृति में टापू नहीं अथाह सागर बनकर उभरे थे, ऐसा कहा है। तो बच्चों यहाँ पे लेखक ने उन्हें जो है जैसे कि टापू जो होता है वो एक पानी में एक ऐसा होता है जिसमें चारों तरफ पानी होता है और जिसमें दूर दूर तक पानी होता है। यानी आपने देखा होगा टापू को, तो उसमें क्या होता है कि एक बीचों बीच होता है और इसमें दूर दूर तक पानी फैला होता है। तो यहाँ पे सालिम अली का जीवन जो है किसी टापू की तरह नहीं था, यानी एक जगह पर रहने वाला नहीं था, बल्कि क्योंकि वे पक्षियों की खोज करते थे और पक्षियों से प्रेम करते थे, तो वो उनकी खोज में जो है बहुत दूर दूर तक निकल जाते थे। यानी उन्होंने किसी एक सीमित क्षेत्र में उन्होंने खोज नहीं की, बल्कि उन्होंने जगह जगह जाकर स्थान जाकर विशेष में रहकर पक्षियों के बारे में कार्य किया, पक्षियों पर कार्य किया, उनके लिए रिसर्च किया, उनके बारे में रिसर्च किया। और इसीलिए जो है अब इसके लिए जो उन्हें पूरे संसार में जो विचरण करना पड़ा था, यानी उनको घूमना, जब हम किसी चीज की खोज करते हैं तो हमें उसके लिए इधर उधर घूमना भी पड़ता है। तो उन्होंने पूरे संसार में विचरण किया। यही कारण है कि लेखक ने उन्हें जो है प्रकृति में टापू नहीं, क्योंकि टापू तो एक जगह से रहता है, बल्कि उन्हें अथाह सागर बनकर उभरे थे, ऐसा कहा है। क्योंकि सागर जो है वो असीमित होता है, अब एक जगह नहीं रहता है, तो इसीलिए उन्हें अथाह सागर माना है, ऐसा कहा है कि अथाह सागर के रूप में उभरे थे, ऐसा लेखक ने कहा है। अगला देखिए क्वेश्चन, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताएं। पाठ तो बच्चों ये यहाँ पे जो है भाषा शैली के आधार पर जो है लेखक कौन है, जाविर हुसैन की विशेषताएं पूछी गई हैं। तो यहाँ पे 4 विशेषताएं देखिए।
पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली सरल एवं सहज हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए अभिव्यक्ति में मनोस्पर्शी तथा चित्रात्मक हो गई है। उदाहरण में शैली का प्रयोग करते हुए उर्दू मिश्रित भाषा के खानी और अभिव्यक्ति शैली दिल को छू जाती है। यहाँ पर जो है पाठ के आधार पर जो भाषा शैली है वो सरल एवं सहज है और हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। और अपनी अभिव्यक्ति को में जो उन्होंने क्या करा, मर्म स्पर्शी जो यानी दिल को छू जाने वाली बातों तथा चित्रात्मक उनकी जो अभिव्यक्ति है वो मर्म स्पर्शी तथा चित्रात्मक हो गई है। उदाहरण जैसे देखिए, उदाहरण में जो शैली का प्रयोग जो उन्होंने करा है उसमें जो है उर्दू मिश्रित भाषा के कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ है। खानी और अभिव्यक्ति शैली जो उन्होंने अपने मन के भावों को अभिव्यक्त किया है, इस शैली में जो है उनको शैली दिल को जो है छू जाती है। यानी उन्होंने जो उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग किया है और जो अपने भावों को अभिव्यक्त शैली में व्यक्त किया है वो हमारे दिल को छू जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस पाठ के लेखक ने सलीम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। सलीम अली साहब का तो आंसर देखिए बच्चों, सलीम अली साहब दुबले पतले पारखी नजर वाले थे। उनके गले में हमेशा दूरबीन लटकी रहती थी जिसका प्रयोग वे सदा कुछ न कुछ खोज करने में किया करते थे। वे जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। वे सदा पक्षियों की गतिविधियों का निरीक्षण करते रहते थे। इस प्रकार उन्होंने संपूर्ण जीवन पक्षियों के बारे में जानने में लगा दिया। सामले सपनों जो है उनकी जो लिखी रचना है, सामले सपनों, लेखक सलीम अली के बारे में जितना जानते थे वे सब यादें एक यादगार सपने की तरह उन्हें स्मृति पटल पर अंकित थी। उनकी इस याद को लेखक ने उनकी मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सामने सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है और उनके साथ बिताए क्षणों को सपनों का नाम दिया है। इस प्रकार सामने सपनों की याद शीर्षक सार्थक हुआ। तो बच्चों यह क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसमें सलीम अली के व्यक्तित्व को जो चित्र खींचा है उसको अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे सलीम अली के व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है कि वो एक बहुत ही दुबले पतले पारखी नजर रखने वाले थे, यानी दूर की नजर रखने वाले थे। और उनके गले में हमेशा क्या टंगी रहती थी, दूरबीन टंगी रहती थी जिसका प्रयोग वे कुछ ना कुछ खोज करने में किया करते थे, क्योंकि खोज करने के लिए उन्हें दूर तक देखना पड़ता था, इसलिए दूरबीन जो उनके गले में हमेशा ही लटकी रहती थी। और वे जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, यानी वे एक जानने की इच्छा रखने वाली प्रवृत्ति के थे कि इसकी हर एक के बारे में हर चीज के बारे में जानना उनकी प्रवृत्ति थी। वे सदा पक्षियों की गतिविधियों का निरीक्षण करते थे, बस यानी कि वो सब पक्षियों की गतिविधियां की क्या क्रियाकलाप है जो जैसा पक्षी करते हैं उसके बारे में उनका निरीक्षण करते रहते थे। और इस प्रकार उन्होंने संपूर्ण जीवन जो है पक्षियों के बारे में जानने में लगा दिया था। सामले सपनों जो सपनों की याद जो है लेखक सलीम अली के बारे में जितना जानते थे, जो लेखक जो है जाबिर हुसैन जो है सलीम अली के बारे में जितना भी जानते थे वे सब यादें एक यादगार सपने की तरह उन्हें स्मृति पटल पर अंकित थी। जो यहाँ लेखक जाबिर अली जो हैं वो जो जाबिर अली जो है उनको उनके बारे में सलीम अली के बारे में जितना भी जानते थे तो वो उनके दिमाग में उनकी यादों में एक सपने की तरह उनके स्मृति पटल पर यानी दिमाग में अंकित थी, यानी स्मृति पटल पर अंकित थी, वो जिसे वो भुला नहीं पाए। और इसके लिए उन्होंने क्या करा, उनकी यादों को लेखक ने उनकी मृत्यु के जब उनकी सलीम अली की मृत्यु हुई तो लेखक को बहुत ही दुख हुआ, अवसाद हुआ, यानी उनके दुख से दुखी होकर लेखक को जो है एक उन्होंने उनकी याद के रूप में जो है सामले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। यानी उसमें उनकी सभी जो जितना वो जानते थे उनके बारे में उन सबको उन्होंने उसमें कहा है। और ये जो है उनके यादों का एक यादों के रूप में जो है उन्होंने उनको व्यक्त किया है, यानी उनकी जो यादों में जो था वो सब उन्होंने उसमें कहा है कि किस तरह सलीम अली ने जो है सलीम अली प्रकृति प्रेमी थे और उन्होंने किस तरह से जो है प्रकृति से प्रेम किया और पक्षियों की खोज की और उनके बारे में लिखा और उनके संग जो भी क्षण और समय जो उनके संग बिताए गए थे उनको उन्होंने सपनों का नाम दिया। इस प्रकार सामने सपनों की याद जो है शीर्षक सार्थक हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन, प्रस्तुत पाठ सलीम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? आंसर देखिए, पर्यावरण को बचाने के लिए हम निम्नलिखित योगदान दे सकते हैं।
देखिए, नंबर 1 चारों तरफ स्वच्छता का ध्यान रखकर, और नंबर 2 कूड़े कचरे को नष्ट कर या उसे कूड़ेदान में डालकर भी हम पर्यावरण को स्वच्छ कर रख सकते हैं। प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करके और पशु पक्षियों की उचित देखभाल करके और उनके भोजन की व्यवस्था करके। अगला देखिए पॉइंट, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर। यहाँ पे जो है पॉइंट दिए गए हैं कि एक तो हमें क्या करना चाहिए, चारों तरफ अपने सफाई रखना चाहिए, सफाई का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, कूड़े कचरे, जो भी कूड़ा कचरा होता है घर से निकलता है, पॉलीथीन वगैरह है, ये इन सब का मतलब कूड़ा जो भी हमारे घर से निकलता है या कहीं भी, तो उसको सड़क पे इधर उधर न डालकर उसको हमें कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। इस तरह हम पर्यावरण को स्वच्छ बना सकते हैं। और प्लास्टिक का भी हमें कम से कम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक गलती नहीं है और जिसको जानवर लोग खा लेते हैं तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। और पशु पक्षियों की जो है उचित देखभाल, हमें जो हमारे घर में आसपास पशु पक्षी हैं उनकी हमें उचित देखभाल करनी चाहिए और उनकी भोजन की व्यवस्था करके हमें जो है उनकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि पशु पक्षी भी हमारे प्रकृति का में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर भी हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। इस तरह से आज हमारे जो है सारे क्वेश्चन हो गए हैं और आप जो है इन क्वेश्चन आंसर को अपनी पेयर नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू।